डॉक्टर अंबेडकर को सांप्रदायिक भी बोलते हैं, तरह तरह के उन्हें ताने दिए जाते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है। जो शोषण है दलितों का, उसे कभी खत्म करने का प्रयास नहीं किया। कि डॉक्टर अंबेडकर पूछते हैं कांग्रेस से और गांधी से, दलितों के सवाल पर, दलितों के कल्याण के लिए, दलितों के अधिकार के लिए क्या आपने कभी अनशन किया? फिर आप कैसे कहते हैं कि आप दलितों के हितैषी हैं, जिस सामाजिक व्यवस्था में आप उन्हें हमेशा एक गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, आप उनका कल्याण नहीं चाहते? तो आखिर अंबेडकर दलितों के लिए यह मांग क्यों नहीं रख सकते? गांधी जी का कहना था कि हम किसी कीमत पर हिंदू धर्म में विभाजन नहीं कर सकते, नहीं होने दे सकते। बहुत बड़ा सवाल अंबेडकर उठाते हैं। केवल ये कह के कि हम आजाद देश में रहते हैं, लगातार डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल कहा जाता है, दलितों के सवाल पर लड़ाई नहीं लड़ पाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है और मैं पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। और आप जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे इश्यूज पर, किताबों के ऊपर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। उसको कोशिश हमारी रहती है कि सिंपल लैंग्वेज में उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन, उस पे क्या सवाल है, उसका क्या डिबेट है, उस पे आपके साथ बातचीत साझा किया जाए। उसी कड़ी में आज मैं एक बहुत ही ऐसा तो नहीं कह सकता कि अननोन चीज़ है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, या मुद्दा है, अननोन मुद्दा है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी और वह किताब पूना पैक्ट पर है। पूना पैक्ट आपने नाम सुना होगा। अगर थोड़ी बहुत जानकारी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में रखते होंगे, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में रखते होंगे, तो आपने पूना पैक्ट का नाम सुना होगा। पूना पैक्ट पर ही मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसके लेखक है B.R. सांपला साहब, काफ़ी फेमस राइटर हैं। अंबेडकर पर, डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर, उनके आंदोलनों के ऊपर, उनकी जो समझ थी भारतीय समाज, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, धर्म, जाति के ऊपर, सर बहुत सारी किताबें हैं इनके, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। उन्हीं में से एक किताब है पूना पैक्ट, B.R. सांपला साहब की है और ये सम्यक पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई थी। कुछ दिन पहले मैं इसको पढ़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ इनके कुछ विचार जो इन्होंने इसमें लिखे हैं वो शेयर करूँ, उस पर बातचीत करूँ, क्योंकि इसमें जो सवाल है वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जो इतिहास पढ़े थे या जब पढ़े थे, हमारा LLB से पहले इतिहास विषय में ही ग्रेजुएशन था, तो उस समय जो पूना पैक्ट हमने पढ़ा था, उस समय की समझ और फिर से इसको अंबेडकर और गांधी के बीच के जो वैचारिक संघर्ष थे, उस दृष्टिकोण और 1947 में जो के बाद, आज़ादी के बाद जो 1950 में जो संविधान हमारा लागू हुआ पूरी तरह से, और आज जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है जिसको हम संसदीय प्रणाली भी कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, उस परिप्रेक्ष्य से, उस दृष्टिकोण से हमने कभी पूना पैक्ट को नहीं समझा था। और
इस किताब को पढ़ने के पीछे कारण यही है कि आखिर गांधी और अंबेडकर के बीच जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ, उसके पीछे का, उसके बैकग्राउंड, उसके कंटेक्स्ट क्या थे और 1932 में पूना पैक्ट क्यों हुआ, और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने 1937 में जो प्रोविंशियल प्रांतीय चुनाव हुए, उसके बाद जब वो हारते हैं तो क्यों उन्होंने कहा था कि पूना पैक्ट भारत के दलितों के साथ एक धोखा है। और इस किताब में जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, B.R. सांपला साहब, वो उस समय के 1932 के पूना पैक्ट में जो समझौता हुआ, उस समझौते को आज जो दलितों का सवाल है, उनके वोट के अधिकारों का सवाल है, क्या सही में भारत के संसदीय प्रणाली में जो उनको रिजर्व सीट दिया गया है, या वोटिंग उनके करने का जो तौर तरीका है, क्या उन्हें सशक्त बनाता है? इस बड़े सवाल को उठाते हैं यह लेखक इस किताब में, जिसके बारे में हम चाहते हैं कि आपसे चर्चा करूं, उस पर बातचीत करूं, और उसी के क्रम में हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो किताब का नाम ही है पूना पैक्ट, B.R. सांपला साहब ने लिखा है। सम्यक पब्लिकेशन ने इसे हिंदी में प्रकाशित किया है। ये इंग्लिश में भी किताब है, ये आपको उल्टा दिख रहा होगा लेकिन एकदम सिंपल है। पूना पैक्ट इस किताब का नाम है, B.R. सांपला साहब ने लिखा है और ये सम्यक पब्लिकेशन है दिल्ली में, उसके द्वारा पब्लिश की गई है। अब आते हैं किताब के मूलभूत विचार पर। उस पर आने से पहले इस किताब में सबसे पहले संदर्भ की बात की जाती है, बैकग्राउंड की बात की जाती है, और उस बैकग्राउंड में इस बात की चर्चा की जाती है कि 1932 में पूना पैक्ट होने से पहले आपको याद होगा कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। उससे पहले स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही डॉक्टर अंबेडकर का भी उदय होता है दलितों के बहुत सारे मसलों के ऊपर, चाहे वो छुआछूत की बात हो, उनके शोषण की बात हो, तालाबों में पानी नहीं पीने देने की बात हो, मंदिरों में प्रवेश नहीं होने देने की बात हो, नहीं करने देने की बात हो, उन सारे चीज़ों पर महाड़ आंदोलन की बात हो। एक भारत का वैसा शिक्षित व्यक्ति जो अपने बचपन में भारत में रहते हुए बहुत सारे जातीय प्रताड़नाओं और वेदनाओं से गुजरा, उनका उभार हो रहा था। और 1930 के दशक में उस दौरान जो ब्रिटेन में लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, उसमें डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर उसमें जाते हैं। जाते समय, जाने के बाद जब ये जानकारी कांग्रेस को पता चलती है, हिंदू सभा के नेताओं को पता चलती है, तो डॉक्टर अंबेडकर को सांप्रदायिक भी बोलते हैं, तरह तरह के उन्हें ताने दिए जाते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है। जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर उस समय थे वो क्रिटिसाइज करती है उनको। बट डॉक्टर अंबेडकर जाते हैं दलितों के सवाल पर, दलितों के सवाल के लिए, जो उनकी भारत में स्थिति थी, चाहे जातीय शोषण हो,
सांस्कृतिक शोषण हो, सामाजिक शोषण हो, राजनीतिक शोषण हो, आर्थिक शोषण हो, उन सारे सवालों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और अपनी बात को पुरजोर तरीके से ब्रिटिश नेताओं, ब्रिटिश प्रेस, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, इवन न्यूज़पेपर्स को बताते हैं कि क्या उनकी स्थिति हिंदू धार्मिक व्यवस्था में है, किस तरह से उन्हें सताया जाता है, किस क्रूरता से उन्हें हिंदू व्यवस्था में बनाए रखा जाता है, किस तरह उन्हें हमेशा नौकर बनने के लिए एक व्यवस्था डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है, जिसमें उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, शिक्षित होने का अधिकार नहीं है, तरह तरह के दंड की व्यवस्था की गई है और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें गुलाम और शोषित बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। इन सारे सवालों को, इन सारे मुद्दों को ब्रिटिशर्स के सामने, अंग्रेजों के सामने वो रखते हैं और इसी दौरान 1931 में गांधी इरविन समझौता हो जाता है दिल्ली में, जिसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं, और कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। लेखक लिखते हैं इसमें कि डॉक्टर अंबेडकर भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहाँ फिर से पुरजोर तरीके से दलितों के शोषण, उनके प्रतिनिधित्व, उनके संरक्षण, जो संवैधानिक व्यवस्था अंग्रेज देना चाहते थे भारत को, उसमें उनका संरक्षण सुनिश्चित कैसे किया जाए, इस बात को वहाँ पर वो रखते हैं। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड और उनके सामने बाकी अंग्रेज अधिकारियों के सामने ये बात रखते हैं और उन्हें कन्विंस करते हैं, इस बात के लिए उन्हें मनाते हैं अपने तर्क से कि दलितों को भारत में कोई भी संवैधानिक व्यवस्था अगर दी जाती है तो उन्हें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम उनको प्रदान किया जाए। उस पर मैं आऊंगा कि वो क्या था, कैसे था। वो कन्विंस कर लेते हैं। या ये राइटर इस किताब में ये भी बताते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच काफ़ी डिफरेंसेस देखा जाता है। किस बात की डिफरेंसेस थी, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी कर रहे थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, उनका कहना था कि भारतीय दलितों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस करती है, न कि डॉक्टर अंबेडकर करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि दलितों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, हम करते हैं या मैं करता हूं, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसका नेतृत्व गांधी कर रहे थे, उसने कभी जो हिंदू धर्म व्यवस्था में, सांस्कृतिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में जो शोषण है दलितों का, उसे कभी खत्म करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि दलितों को हमेशा दलित बनाकर रखने का प्रयास किया गया। यह लेखक बताते हैं इस किताब में
कि डॉक्टर अंबेडकर पूछते हैं कांग्रेस से और गांधी से कि जिस तरह से आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, जिस तरह से आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, जिस तरह से आप अनशन करते हैं, जिस तरह से आप धरना प्रदर्शन करते हैं, क्या आपने दलितों के शोषण को रोकने के लिए वैसा धरना प्रदर्शन किया? क्या कभी दलितों के सवाल पर, दलितों के कल्याण के लिए, दलितों के अधिकार के लिए क्या आपने कभी अनशन किया? अंबेडकर फिर पूछते हैं, लेखक ये बताते हैं कि अंबेडकर फिर पूछते हैं कि क्या कभी आपने छुआछूत मिटाने के लिए असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा कोई नारा दिया? बल्कि अंबेडकर कहते हैं, ये लेखक बताते हैं कि अंबेडकर कहते हैं कि नहीं, आपने ये नहीं किया। फिर आप कैसे कहते हैं कि आप दलितों के हितैषी हैं? अंबेडकर गांधी को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं, उस लेटर का रेफरेंस है इस किताब में, कहते हैं कि नहीं, आप उन्हें हिंदू धर्म का केवल भाग समझते हैं, उन्हें हमेशा शोषित, वंचित और मजदूर बनाए रखना चाहते हैं। अंबेडकर कहते हैं कि आप केवल एक कट्टर हिंदू हैं, जिस सामाजिक व्यवस्था में आप उन्हें हमेशा एक गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। आप उनका कल्याण नहीं चाहते। अगर कल्याण उनका चाहते तो आप उनके लिए प्रदर्शन करते, आप आंदोलन छेड़ते। जबकि गांधी का आर्गुमेंट ये है, गांधी ये कहते हैं कि हम किसी कीमत पर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में विभाजन नहीं होने दे सकते। बहुत ही मजेदार वाकया इसमें बताया गया है। गोलमेज सम्मेलन के दौरान, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी मुस्लिम लीग के नेताओं से मिलते हैं, मुस्लिम नेताओं से मिलते हैं। उनसे कहते हैं कि आप अंबेडकर का विरोध कीजिए। ये लेखक लिखते हैं कि गांधी जी उनसे बोलते हैं, मुस्लिम लीग के नेताओं से, कि आप के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी माइनॉरिटीज के कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का हम समर्थन करेंगे अगर आप अंबेडकर के कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट के मांग का विरोध करेंगे। लेखक बताते हैं कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने इस बात से इनकार कर दिया, गांधी जी के इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने बोला और कहा कि अगर हम अल्पसंख्यक होके यह महसूस कर रहे हैं कि हमें अपने अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए या मिलनी चाहिए, तो आखिर अंबेडकर दलितों के लिए यह मांग क्यों नहीं रख सकते? उन्होंने गांधी जी के इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी का कहना था कि हम किसी कीमत पर हिंदू धर्म में विभाजन नहीं कर सकते, नहीं होने दे सकते। अंबेडकर कहते हैं कि ठीक है, अगर आप नहीं होने देना चाहते और आप दलितों के हितैषी हैं, तो आपने आज तक एक भी आंदोलन क्यों नहीं किया? आपने अनशन क्यों नहीं किया? आपने भूख हड़ताल क्यों नहीं किया? आपने हिंदू धर्म में सुधार के लिए आंदोलन क्यों नहीं किया? और जब हम दलितों के अधिकार को उठाना शुरू करते हैं, जब हम विभिन्न मंचों पर ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांग को रखते हैं, उसके लिए आंदोलन करते हैं, तो आप तुरंत खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम दलितों के प्रतिनिधि हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दलितों के का प्रतिनिधित्व करती है। ये कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल अंबेडकर उठाते हैं गांधी के सामने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने। और आप जानते हैं दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो, और ठीक है, एक एंगल ये हो सकता है कि उस समय आज़ादी इंपॉर्टेंट थी, अंग्रेजों को भगाना इंपॉर्टेंट था,
लेकिन इस वजह से अंबेडकर के सवाल और जो सवाल उठा रहे थे वह उसका महत्व कम नहीं होता। आज तो आपके यहाँ संविधान है, आज़ादी भी मिल गई, लेकिन जो घटनाएं दलितों के खिलाफ होती जा रही हैं, हो रही हैं, क्या वो कम हो गए? नहीं हुए। और केवल ये कह के कि हम आज़ाद देश में रहते हैं, हम आज़ाद हैं, इस वजह से ये कोई सवाल ही नहीं, ये समस्या ही नहीं है, ये सही अप्रोच नहीं हो सकता, ये सही दृष्टिकोण नहीं हो सकता। अब ठीक है, राष्ट्रीयता की आप बात करें, अंबेडकर इसके खिलाफ नहीं थे, वो दलितों के सवाल को एड्रेस करना चाहते थे, जबकि कांग्रेस के नेता के लिए भारत की आज़ादी इंपॉर्टेंट तो थी, लेकिन जो समाज में शोषणकारी व्यवस्था थी उस पर कोई सवाल वो नहीं सुनना चाहते थे, उसके लिए वो सीरियस नहीं थे। इस चीज को अंबेडकर उठा रहे थे। और देखिए 1932 में जो कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात दलितों के लिए की गई। और इसके उत्तर में गांधी जेल से लिखते हैं, यरवदा जेल से लिखते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक लेटर, और वो कहते हैं कि अगर आपने ये कम्युनल अवार्ड, सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान वापस नहीं लिया तो मैं अनशन करूंगा, फास्ट अनटू डेथ, जेल से ही करूंगा। और यही हुआ। 1932 में उन्होंने जेल से ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब आप सोचिए दोस्तों कि ये कितना बड़ा सवाल है। इस एंगल से हमने कभी इतिहास नहीं पढ़ा था कि जिस सवाल को उठा रहे थे डॉक्टर अंबेडकर कि आप दलितों के अधिकार के लिए कभी आमरण अनशन नहीं किया था, लेकिन जो दलितों को अधिकार मिल रहा था उसके खिलाफ गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके लिए नहीं कि उनको हिंदू धर्म में जो शोषण होता है, उनका जो शोषण होता है, उनको शिक्षा से वंचित किया जाता है, उनके साथ अत्याचार होता है, उसको दूर किया जाए। बजाबते जो दलितों को ब्रिटिश सरकार एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने की बात कर रही थी, उसके खिलाफ गांधी खड़े हो जाते हैं इस नाम पर कि हम दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने संगठन बनाया, अखबार निकाले, हरिजन अखबार निकाले। उन्होंने कोशिश भी किया कि, या कोशिश करने का प्रयास किया कि हम भी दलितों के सवाल को एड्रेस करना चाहते हैं, समाज में सुधार करना चाहते हैं। लेकिन बाकी चीजों के लिए अंबेडकर का सवाल यही है कि जिस तरह से आप आजादी के लिए लड़ाई लड़े, हम ये उम्मीद करते थे कि आप दलितों के शोषण के भी सवाल पर उसी तरह से धरना प्रदर्शन करें, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन जब हम करना शुरू किए, अपने अधिकार को मांगना शुरू किए, तो आप उसमें रोड़ा बनकर के सामने आए। ये बहुत बड़ा दृष्टिकोण, एक नया दृष्टि है पूना पैक्ट को देखने का। अब आते हैं कि पूना पैक्ट में क्या था। तो हमने बताया कि कम्युनल अवार्ड 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषित कर दिया। उसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी। पृथक निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता था, उसमें दो तरह की उन्हें अधिकार मिले थे। जो दलित थे एक पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में, कि वो अपना भी कैंडिडेट, अपने कम्युनिटी का कैंडिडेट खड़ा कर सकते थे। और दूसरी बात, 2 वोट देने का उनको अधिकार था, अपने कैंडिडेट को और जनरल कैंडिडेट को भी। और इस तरह से उनके पास बार्गेनिंग पावर था कि अपने कैंडिडेट को तो खड़ा करें, उसको जिताएं, और जो जनरल कैंडिडेट है उसको भी वोट कर सके। मतलब डबल बार्गेनिंग पावर थी दलितों के पास।
और इसको गांधी मानते थे कि ये हिंदू जो धर्म है, हिंदू लोग हैं, उनमें बंटवारा हो जाएगा, हिंदू एकता खत्म हो जाएगी। और इस तरह से बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने, उस समय के कांग्रेस के अखबार, हिंदू महासभा का अखबार, जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे, गांधी को क्रिटिसाइज किया गया, गाली दिया गया, देशद्रोही कहा गया। अंतिम में इतना प्रेशर कर दिया गया, और खास करके अंबेडकर जब ये जानते थे कि किसी के जान की क्या कीमत हो सकती है, खास करके सी राजगोपालाचारी और मदन मोहन मालवीय के पहल के द्वारा 1932 में पूना पैक्ट हो जाता है। पूना पैक्ट होने के बाद ये ऐसे संभव हुआ, जिस लेटर का हमने जिक्र किया कि गांधी ने भेजा था, उस लेटर के रिप्लाई में रैमजे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि अगर अंबेडकर और आप में समझौता हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और 1932 में पूना पैक्ट हो गया। अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो उनको सौगात मिली थी कम्युनल अवार्ड में, उस डिमांड को उन्हें छोड़ना पड़ा। और देखिए क्यों कहते हैं अंबेडकर इसे डिसेप्शन, ये राइटर क्यों ये बताते हैं कि ये कहा गया कि जो पूना पैक्ट है वो दलितों के लिए एक धोखा है। 1937 का जो चुनाव हुआ प्रोविंशियल असेंबलीज का, उसमें डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे से खड़े हुए, और जो हमने कहा कि जो कम्युनल अवार्ड था उसमें ये प्रोविजन था कि जो दलित कम्युनिटी था वो अपना भी कैंडिडेट दे सकता था और उसके लिए वोट कर सकता था, और साथ ही साथ जो जनरल कैंडिडेट था उसके लिए भी वो वोट कर सकता था, इसलिए उसके पास बार्गेनिंग पावर थी। लेकिन जैसे ही ये पूना पैक्ट हुआ तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात हो गई, मतलब कि दलितों के लिए सीट तो रिजर्व होगा, लेकिन जो दलित कैंडिडेट होगा उस कैंडिडेट को वोट केवल दलित नहीं करेंगे, सारे मिल के करेंगे, सारा पॉपुलेशन वोट करेगा। और आप जानते हैं कि 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस ने एक दलित नेता को खड़ा किया और अंबेडकर हार गए। वजह क्या थी हारने की? हारने की वजह यह थी कि जिस भी एरिया से कोई दलित खड़ा होगा और उसके वोटर्स अगर दलित के अलावे भी सब होंगे, और आप जानते हैं अंबेडकर या ये लेखक इस बात को रेखांकित करते हैं, बताते हैं कि उस वोटर्स में, मतदाताओं में, मतदाता में सारे लोग होंगे। साधन किसके पास है? स्टेट के मशीनरी, समाज के मशीनरी, सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स पर किसका अधिकार है? और अगर कोई दलित नेता कैंडिडेट उस पावरफुल ग्रुप के ऊपर निर्भर करता है तो क्या वो दलितों के लिए काम कर पाएगा? यह मूल सवाल है अंबेडकर का, या इस किताब में कहें तो इस लेखक का, जिसका नतीजा आप असेंबलीज में देखते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कनेक्ट इसको ये राइटर करते हैं कि आज दलितों के लिए सीट रिजर्व है, एमएलए एमपीज हर स्टेट में हैं, पार्लियामेंट की बात करें तो एमपीज हैं, असेंबलीज की बात करें तो एमएलएज हैं। लेकिन क्या बखूबी से वो दलित सवाल को, दलित प्रश्न को, उनके न्याय के प्रश्न को, शोषण के प्रश्न को, आए दिन उन पर होने वाले अत्याचार को प्रश्न को क्या वो उठा पाते हैं? दूसरा बात ये लेखक इस सवाल उठाते हैं कि जो सीटों के आरक्षण का सवाल है जो संविधान में रखा गया, उसे 10 साल के लिए लागू किया गया था। लेकिन ये सबसे जो अहम खुलासा है इस किताब में वो ये है
कि 10 साल के लिए लागू किया गया था, और जो उस समय के नेता थे और खास करके अंबेडकर थे, वो भी इस पक्ष में थे कि इसे 10 साल के बाद खत्म कर दिया जाए। क्यों खत्म कर दिया जाए? ताकि उनका नेतृत्व, दलितों का नेतृत्व स्वतंत्र रूप से उभर सके। उन्हें ज्वाइंट इलेक्टोरेट के नाम पे, जो पावरफुल इलेक्टोरेट है, जो अपर कास्ट या उस तरह के लोग थे, उनका इन्फ्लुएंस नहीं हो और वो रियल में दलितों के प्रतिनिधित्व बन सके, प्रतिनिधित्व कर सके। वो जुबान हीन नहीं होने चाहिए। लेकिन ये लेखक कहते हैं कि 10 साल के प्रोविजन के बाद भी बिना मांग किए कि इसको बढ़ाए जाते रहना चाहिए, भारत के शासन करने वाले राजनीतिक पार्टियों ने बिना मांगे इसको बढ़ाते रहे, बढ़ाया जाता रहा। आज भी वो बदस्तूर जारी है। लेकिन ये सवाल उठाते हैं लेखक, लेकिन दलितों के जो शिक्षा, नौकरी और बाकी जगहों पे आरक्षण का सवाल है, और जितने सीटें हैं उनकी, वो भी नहीं भरी जाती। जिसको मतलब बढ़ाने की बात की जाती है उसको नहीं बढ़ाया जाता, लेकिन जिसकी डिमांड नहीं की जाती है बढ़ाने की, उसे लगातार बढ़ाया जाता जा रहा है, ताकि कोई स्वतंत्र, मजबूत, पावरफुल दलित नेता पैदा नहीं हो। ये बहुत बड़ा आर्गुमेंट है इस किताब के अंदर, कि जिस आरक्षण को दलित वर्ग नहीं चाहता है कि आगे बढ़े, उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिस आरक्षण को बढ़ाने की बात या मांग की जाती है, उसे नहीं बढ़ाया जाता। इवन उनके सीट्स को भी नहीं भरा जाते। लगातार डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल कहा जाता है। और फिर यह जो लेखक हैं वो कनेक्ट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कि आज पार्लियामेंट्री सिस्टम में व्हीप का सिस्टम है, सचेतक, जो पार्टी के सचेतक होते हैं, और वो बोलते हैं कि कौन नेता क्या बोलेगा, किस मुद्दे पर किसको वोट करना है, कैसे वोट करना है। और ये इसलिए संभव हुआ, ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि पूना पैक्ट का समझौता था। और पूना पैक्ट का समझौता आज हमारे संविधान का भाग है। और इसी वजह से इस ज्वाइंट इलेक्टोरेट के सिस्टम में, जहां पे अपर कास्ट भी होता है, ओबीसी भी होता है, दलित भी होता है, निश्चित तौर पर कैंडिडेट होता है दलित, लेकिन वोट देने वाला व्यक्ति सब लोग होता है। और उसमें निश्चित तौर पर जो पावरफुल व्यक्ति होता है, जिसका कास्ट पावरफुल है, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन पावरफुल है, जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन पावरफुल है, कल्चरल कनेक्शन पावरफुल है, उसके वोट की कीमत की वजह से कोई दलित नेता जा करके पार्लियामेंट में या सड़क पर दलितों के सवाल पर लड़ाई नहीं लड़ पाता है, बल्कि वो उन्हीं का एजेंट बन जाता है, उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है जो शोषक हैं। और इस तरह से जो ये सिस्टम चल रहा है, वह जो दलितों का मूल सवाल था जिसे अंबेडकर ने उठाया था, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसको आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, ये मूल बात थी इस किताब के अंदर। जो आर्गुमेंट दिया गया, वो आर्गुमेंट, वह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आज की जो राजनीतिक व्यवस्था इंडिया के अंदर है, जो दलितों के मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ था, जो 1932 के पूना पैक्ट में सामने आया, जिस तरह का कंप्रोमाइज हुआ, क्या वो व्यवस्था जो आज जारी है, वो सही मायने में जो दलित नेता हैं जो चुन के जाते हैं आरक्षित सीटों से, क्या वह दलितों के सवाल को मजबूती से उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते? अगर नहीं उठा पाते तो उसका जड़ कहाँ है, उसकी जड़ कहाँ अवस्थित है? और यह लेखक बताते हैं कि वह जड़
पूना पैक्ट में है। वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में, चाहे वो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी हो या स्टेट असेंबली की कंस्टिट्यूएंसी हो, वो आरक्षित सीट पर लड़ने वाला दलित नेता जिस मतदाता के ऊपर है, वह मतदाता उस सामाजिक वर्ग से आता है जो शोषक है, और उसके मत पर निर्भर होने की वजह से वह आरक्षित उम्मीदवार दलितों के सवाल को न तो पार्लियामेंट में उठा पाता है, नहीं स्टेट असेंबलीज में उठा पाता है, और नहीं रोड पर उठा पाता है, और न ही उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ जा पाता है। और यह लेखक आर्गुमेंट करते हैं कि अगर वह सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ जाकर बोलने की हिम्मत नहीं करता है, यहां पे सामाजिक व्यवस्था का यह मतलब नहीं है कि एक वर्ग दूसरे का फिर शोषण करने लगेगा। यहां सामाजिक परिवर्तन का मतलब यह है कि उन्हें मुकम्मल हक मिले, उनके साथ जो दुराचार या शोषण हो रहा है उसका अंत हो, उन्हें समान नागरिक माना जाए, उनके साथ रोज जो हिंसा होती है उसे रोका जाए, उन्हें सारी चीजों का अधिकार मिले, समानता का अधिकार जो संविधान में मिला है वो मुकम्मल तौर पर मिलना चाहिए। यह सवाल यह राइटर उठाते हैं, और इन सारे जो समकालीन सवाल हैं दलितों के, उसको पूना पैक्ट से जोड़ते हैं और बताते हैं कि इसमें जो गांधी और अंबेडकर का जो वैचारिक विभिन्नता है और उसका जो नतीजा निकला पूना पैक्ट के रूप में, वो काफी हद तक इन समस्याओं के लिए जिम्मेवार है। तो दोस्तों, इसी ब्रीफ डिस्कशन के साथ, इन बातों के साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि पूना पैक्ट को एक बार फिर से पढ़िए, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में पढ़िए। अंबेडकर और गांधी के बीच जो मत विभिन्नताएं थीं, उनको सोचने का जो अलग अलग तरीका था, उस कंटेक्स्ट में देखिए। और आज जब हम ये कहते हैं कि कोई दलित नेता किसी पार्टी से लाइन से ऊपर उठकर दलितों का बात नहीं करता है, उनके समस्याओं को नहीं उठाता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, उस कारण को ही ढूंढने का प्रयास यह किताब करता है। और जो सवाल उठाता है वह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं ये आज की बातचीत समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आप पूना पैक्ट अपने से भी पढ़ेंगे, इस वीडियो को भी देखेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर आप चाहें तो फिर आगे इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ अपने बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।